वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको अपना टॉपिक दिख रहा होगा, भेड़ा का युद्ध, तो जानेंगे ये भेड़ा का युद्ध हुआ क्या था, ये था क्या चीज, ये जहांगीर के दरबार में क्यों हुआ। और हमारे जो झारखंड के झारखंडी राजा, नागवंशी राजा जो थे दुर्जन साल, वो कैसे इसमें शामिल हो गए, सारे पहलुओं को जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमको इतिहास के पन्ने में थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास का पन्ने में थोड़ा पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि कहानी आपको बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसका रोचकता चला जाएगा, ऐसा नहीं। इसका रोचकता बरकरार रहेगा और रोचक और रोचक लगेगा आपको। देखिए, जब शेर 4 कदम पीछे लौटता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि शेर भाग जाएगा वहां से, आपसे डर गया, नहीं। शेर 4 कदम पीछे इसलिए लौटता है ताकि वो लंबा छलांग लगा सके, और आपको वही लंबा छलांग लगाना है इस कहानी के माध्यम से। मुगल काल का दौर था, और मुगल काल में जितना भी इतिहास का ग्रंथ लिखा गया या ग्रंथ लिखा गया, इतिहास की पुस्तकें लिखी गई, जितने आत्मकथा लिखे गए, सब में झारखंड का, लगभग पुस्तकों में जितना में अगर झारखंड का वर्णन है, तो झारखंड को झारखंड उसमें नहीं कहा गया है, उसमें कोकराह शब्द का प्रयोग किया गया है। कोकराह उसी शब्द से खुखरा बना है। आप रांची बेड़ो जो है उसके पीछे जाइएगा तो वो खुखरा क्षेत्र अभी भी मौजूद है। और इन्हीं पुस्तकों में जितने भी नागवंशी राजा हुए हैं, चाहे वो फनी मुकुट राय हुए, चाहे प्रताप राय हुए, चाहे भीमकर्ण हुए, चाहे दुर्जन साल हुए, सबको जहाँ जमींदार ए खान अलमा कहा गया। क्या कहा गया? जमींदार ए खान अलमा कहा गया, अर्थात हीरा के खान का मालिक कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? तो झारखंड में हीरा बहुत मात्रा में पाया जाता था, इसलिए कहा जाता था। जहांगीर जो था वो अपना आत्मकथा लिखा। आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ये तुर्की भाषा में लिखी हुई उसकी आत्मकथा है। इसमें वो बताया है कि झारखंड के लोग कैसे हीरा को नदी से निकालते हैं, कैसे उसको मार्केटिंग करते हैं, उसके साथ मतलब कि वो निकालने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सारा वर्णन किया तुजुक के जहांगीरी में। अगर आपसे पूछ दे एग्जामिनेशन में, जहांगीर के किस मतलब पुस्तक में या आत्मकथा में हीरा निकालने का पूरा प्रोसेस का वर्णन है, झारखंड में, झारखंड के हीरा निकालने का जो प्रोसेस है वो उसका वर्णन कहाँ है, तो उसका नाम है तुजुक के जहांगीरी। बहुत बार पूछ चुका है। तुजुक के जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। आपको मुगल काल में एक पुस्तक और है, बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ये भी आपको तुर्की भाषा में लिखा हुआ आत्मकथा है। ये दोनों प्रश्न आ चुका है। अब जहांगीर इतना लिखा है तो कहने का मतलब है कि जहांगीर को हीरा का चाहत था, वो सारे हीरो को पाना चाहता था। और इसके लिए क्या किया, वो यहाँ पर आक्रमण करने के फेर में लग गया। जहांगीर जो था यहाँ पर आक्रमण करने के फेर में लग गया, लेकिन आक्रमण कर नहीं पा रहा था। उस समय यहाँ पर जो राजा थे वो दुर्जन साल थे। और जैसे दुर्जन साल गद्दी पर बैठे, जब राजा थे और जैसे गद्दी पर वो बैठे थे, वो घोषणा कर दिए थे कि भाई, हम किसी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार का लगान, किसी प्रकार का कर और किसी प्रकार का चंदा मुगल शासन को, मुगलिया शासन को हम नहीं देंगे। आपको जो करना है आप प्रेम पूर्वक आक्रमण करके, चाहे जो करके आपको करना है आप कर लीजिए, हम कुछ नहीं देने वाले। उनका साफ साफ ये कहना था। जहांगीर को मौका मिला। जहांगीर बोला कि चलो यही बहाना है, इसके ऊपर आक्रमण किया जाए। अब इसके लिए आक्रमण करेगा तब तो वो शंख नदी पर कब्जा करेगा, जहां हीरा का खान है, जहां से हीरा निकलती है। तो आक्रमण करने के लिए उसको बहाना चाहिए था, उसको मिल गया बहाना, उसको मिल गया एगो और। वो तुरंत क्या किया, 1612 का समय था, 1612 ईस्वी का समय था। एक सेनापति सूबेदार बनाता है बिहार का, उसका नाम था जफर खां। और उसको बुला के कहता है कि तुमको बिहार का हम सूबेदार बना दिए हैं, अब तुम्हारा यही काम है, तुम जाओ और वहां पर जितना हीरा है पोखरा क्षेत्र में, सारा हीरा को लाओ और हमको दे दो। वहां का जितना संपत्ति है हमको चाहिए, इसीलिए तुमको हम सूबेदार बनाए। ये जो सूबेदार है जफर खां, ये इस फेर में रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। कुछ समय के बाद वो मर जाता है। मतलब ये, मतलब जो जहांगीर जो चीज के लिए इसको भेजा था वो चीज पूरा नहीं कर पाता है और ये मर जाता है। उसके बाद 1615 का दौर आता है। 1615 ईस्वी में वो जहांगीर जो है इब्राहिम खां को सूबेदार बनाता है। और बस वही डायलॉग इसको भी जो जफर खां को दिया था कि तुमको जाना है और कोकरा क्षेत्र से सारा हीरा हमको लाके दे देना है, इसके लिए तुमको जो करना है, साम दाम दंड भेंट जो करना है तुम करो। देखिए, झारखंड जो है हीरा के लिए तो प्रसिद्ध भी था, प्रसिद्ध ही था। आपको हाथी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। आपको पिछले मतलब कि पिछले में क्लास में आपको हम बता चुके हैं कि
शेरशाह जो था, शेरशाह सूरी का जो सेनापति था, झारखंड में सिर्फ इसलिए हमला किया था कि एक हाथी था श्याम सुंदर, उसको पाने के लिए हमला किया था। आप इतिहास का बहुत सारे पुस्तक में पढ़ चुके होंगे कि झारखंड से मौर्य काल के जो राजा थे क्या ले जाते थे, तो हाथी ले जाते थे। गुप्त काल के भी राजा क्या ले जाते थे, हाथी ले जाते थे। ये सब आप जानते होंगे। अब हीरा के बारे में भी जानिए। झारखंड में जो हीरा है वो शंख नदी में मिला करता था, और शंख नदी अभी भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इब्राहिम खां जो था वो निकल पड़ा ये आपको दुर्जन साल को गिरफ्तार करने के लिए। अब दुर्जन साल को जैसे पता चला कि अब आ रहा है पूरा लाव लश्कर के साथ और हमको गिरफ्तार कर ही लेगा, हमारे पूरा परिवार को मार ही डालेगा, तुरंत क्या करता है वो, ये आपको ये अपना एक दूत भेजता है इब्राहिम खां के पास। बोलता है कि तुमको जो संपत्ति चाहिए, जितना हीरा चाहिए, सारा कुछ दे देंगे, आक्रमण मत करो। लेकिन इब्राहिम खां जो था वो दिमाग लगा लिया, मतलब ये दूत भेजा है, मतलब ये डर गया है, और जब डर गया है तो हमको इससे क्या डरना है, हम सीधे इस पे आक्रमण करेंगे तो हमको तो अंडा तो मिलेगा ही, मतलब हीरा तो मिलेगा ही, साथ में उसका खान भी मिल जाएगा। खान कहने का मतलब सोने का अंडा देने वाला मुर्गी मिल जाएगा, यानी कि शंख नदी भी मेरे कैप्चर में आ जाएगा, राजा ज्यादा खुश होंगे, सम्राट ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सोचकर वो आता है और दुर्जन साल को उसके परिवार समेत गिरफ्तार कर देता है। साथ में जितना हीरा रहता है सबको अपना कब्जा में ले लेता है, और 23 हाथी को सबको बंदी बनाकर आपको मुगलिया दरबार जहांगीर के पास भेजता है। जहांगीर तुरंत इसको, जो दुर्जन साल है, इनको तुरंत ग्वालियर का किला में बोलता है कि ग्वालियर का किला में इसको बंद कर दिया जाए, और 1615 में इनको कैद कर दिया जाता है। समय चलता रहता है, यहाँ पर आपको समय मतलब कि भाग रहा है, समय धीरे धीरे भगाया जा रहा है अभी आपके लिए, और समय आता है आपको 1627 ईस्वी का। 1627 ईस्वी में क्या होता है कि जो हीरा के कारण, जिस हीरे के कारण दुर्जन साल बंदी बना है ना, उसी हीरे के कारण अब दुर्जन साल आजाद होगा। कहानी अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1615 से 1627 का ईस्वी लगभग आपको लगभग क्या 12 साल हो चुका। अब क्या हुआ है, मुगलिया दरबार में एक घटना घटता है, एक विवाद हो जाता है। एक हीरा आता है, उस हीरा को कोई कह रहा है नकली है, कोई कह रहा है असली है। सारे मंत्री परेशान, राजा परेशान। तब इसी बीच एक मंत्री जो है वो खड़ा होता है और कहता है कि गुस्ताखी माफ हो सम्राट, है ना सुल्तान, सो हम जानते हैं कि इसको परख कौन सकता है कि ये असली है या नकली। इसको परखने वाला व्यक्ति पूरे भारत में एक ही है, और वो है दुर्जन साल, और वो है ग्वालियर के किले में कैद। तो देखिए बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि कौन सा नागवंशी शासक हीरे का बहुत बड़ा पारखी था, हीरे का बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो वो है हमारा दुर्जन साल। तो तुरंत जहांगीर बोले कि ऐसा बात है तो तुरंत उसको पकड़ो और यहाँ पर लेके आओ, उसको वापस लाओ यहाँ से। उसको तुरंत वहां से किला से, ग्वालियर का किला से मुगलिया दरबार में पेश किया जाता है। बोला जाता है कि जो सामने में हीरा रखा हुआ है उसको देखो और बताओ ये असली है या नकली। दुर्जन साल जो है हीरे को बहुत ही पारखी नज़र से देखते हैं, और ये जो जितने मंत्री हैं, महाराजा हैं, सब कोई दुर्जन साल को देख रहा है, दुर्जन साल हीरा को देख रहा है। देखने के बाद कहता है महाराज जो हीरा रखा हुआ है ना ये असली हीरा है। तो जहांगीर जो कहते हैं कि असली हीरा है, इसका प्रमाण क्या है? तुम बोल देगा तो नहीं ना मान लेंगे, तुमको इसको प्रूफ करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि ये असली हीरा है। अगर असली हीरा हुआ तो तुम्हारा जो राजपाट छीना गया है वो तुमको वापस दे दिया जाएगा, और अगर तुम्हारा बात गलत हुआ तो फिर तुम समझ लेना। तो थोड़ा देर के लिए तो दुर्जन साल भी डर जाते हैं कि कहीं मेरा बात गलत ना हो, लेकिन वो बहुत बड़े पारखी थे। आपको बहुत बार प्रश्न में भी आया हुआ है कि सबसे पारखी नज़र वाले, हीरे को परखने वाले जो व्यक्ति या सम्राट या राजा कौन हुए, तो नागवंशी राजा दुर्जन साल थे। वो बोले कि महाराज ये असली, हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो लेकिन इसके लिए हमको कुछ सामान चाहिए होगा, वो सामान हमको यहाँ उपलब्ध कराइए, हम तुरंत प्रूफ कर देते हैं। तो जहांगीर कहते हैं कि बोलो क्या सामान चाहिए। तो बोलते हैं कि हमको 2 भेड़ा लाइए, जिसका सींग होता है, भेड़ा का सींग होता है, 2 भेड़ा लाइए, है ना, 2 रस्सी लाइए, और जौहरी के पास यहाँ से कोई जाए और इसी साइज का जो हीरा रखा हुआ उसी साइज का एक नकली हीरा लाके हमको दे दीजिए, हम तुरंत इसको प्रमाणित कर देंगे कि ये असली हीरा है। तब बोला जाता है कि ठीक है। जहांगीर आदेश देते हैं, तुरंत जाए, लोग जाते हैं, उनके मंत्री संतरी जाते हैं और लाया जाता है वो सामान को, 2 भेड़ा, 2 रस्सी और एक नकली हीरा उसी साइज का।
और बोलते हैं वो कि तुरंत क्या कीजिए, एक हीरा को एक भेड़े के सींग में बांधिए और एक हीरा को एक भेड़ा के सींग में बांध दीजिए और दोनों को कुछ दूरी पर ले जाइए, दूरी बना दीजिए। मुर्गा लड़ाई देखे होंगे आप, मुर्गा लड़ाई में मुर्गा को दूर रखा जाता है, उसका पैर में कांइत बांधा जाता है, जो चाकू बांधते हैं जिसको आप चाकू चाकू बोलते हैं, उसको हम लोग कांइत बोलते हैं नागपुरी भाषा में, वो कांइत बांधा जाता है। और उसी तरह से उसका सिर में आपको बांधा गया और बांधने के बाद दोनों को भिड़ा दिया गया, गुस्सा दिला के दोनों को भिड़ा दिया गया और दोनों टकराया और टकराने के बाद एक हीरा टूट गया। अब एक हीरा टूट गया तो सोचिए कौन हीरा टूटा होगा, तो जो हीरा टूटा था वो नकली हीरा था। अब नकली हीरा क्यों टूटा भाई, तो आप पांचवा छठा क्लास की किताब में, साइंस की किताब में पढ़ते हुए आए हैं कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है, तो वो हीरा होता है। तो असली हीरा तो कभी टूटेगा ही नहीं, ये तो आप भी समझ सकते हैं। तो नकली हीरा ही टूटा। और नकली हीरा कहाँ से आया था, जौहरी के पास से आया था। और जहांगीर के दरबार में कौन सा रखा हुआ था, तो रखा हुआ था असली हीरा। जहांगीर बहुत खुश हुए, इसके बातों से बहुत प्रभावित हुए, तुरंत बोले कि ऐसा है, इसको तुरंत इसका राजपाट ससम्मान लौटा दिया जाए, पूरा लाव लश्कर के साथ इसको यहाँ से विदा किया जाए और तुरंत उसको एक उपाधि देते हैं। वो उपाधि था शाह का उपाधि। किसका उपाधि, शाह का उपाधि। इसीलिए बहुत सारा बुक में आपको पढ़ते होंगे तो आपको दुर्जन साल लिखा हुआ मिलता होगा, दुर्जन शाह लिखा हुआ मिलता होगा। तो आज आपका कहानी से क्लियर है कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, दुर्जन साल कहिए या दुर्जन शाह कहिए। वो दुर्जन शाह की उपाधि प्राप्त करते हैं और अपने देश, अपने राज्य में वापस लौटते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। लेकिन साथ ही साथ जहांगीर कहता है कि आपको तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे गुलाम ही रहिएगा, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, है ना। राजा तो बना दे रहे हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं रहिएगा। आपको सालाना 6,000 रुपया कर, लगान या टैक्स या चंदा जो समझिए चुकाना होगा 1 साल में। ये एग्री करते हैं, उनके बाद ही इनको छोड़ा जाता है। और ये जब आते हैं, आने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, जो उनकी राजधानी खोखरा थी उसको चेंज कर देते हैं। सिसई के एरिया में, जो गुमला सिसई, उस एरिया में जाते हैं, वहाँ पर एक जगह है डोईसागढ़, वहाँ जाते हैं और नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण करते हैं। कौन, दुर्जन साल, दुर्जन शाह। ये प्रश्न बार बार आया, नवरत्नगढ़ का किला कौन बनाए थे, तो यही बनाए थे, दुर्जन शाह ही बनाए थे, है ना। दुर्जन शाह जो है कितना रुपया सालाना टैक्स देते थे मुगलिया सल्तनत को, मुगलिया दरबार को, जहांगीर को, तो 6,000 रुपया देते थे। और इसी के साथ आपका भेड़ा का युद्ध का जो कहानी है वो समाप्त हुआ। दोस्तों ऐसे ही कहानी, जो रोचक कहानी, झारखंड से संबंधित कहानी, झारखंड से संबंधित प्रश्न, उनके डिस्क्रिप्शन की जानकारी प्राप्त करनी हो तो चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोटि 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 धन्यवाद।